धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तो टेस्ट के बारे में कुछ बताना था आपको। टेस्ट आप लोग जो दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दीजिए, उसका एक चार्ट बनाइए। और दूसरा, कुछ बच्चे जो है वो ज़्यादा मार्क्स लिख करके और रैंक लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा कुछ जो सुनने में आया ना, ये ठीक नहीं है। अभी यहाँ अगर आप ऐसी बेईमानी करेंगे तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा है आपको। क्या फ़ायदा है उससे? हम वैसे ही लिख देंगे आपका नाम सबसे ऊपर, आप बताइए, आपकी किसी की इच्छा है तो लिख देंगे ये फर्स्ट आए हैं, और बाद में किसी जगह पर जा कर के चपरासी बन के पानी पिलाते रहे ना, तो समझ में आ जाएगा टेस्ट में फर्स्ट आते थे और ये चपरासी हैं यहाँ। ये भी तो होगा फिर, क्योंकि अगर आपकी क्षमता नहीं है और आप अगर ऐसी बात करेंगे तो यहाँ तो हम लोग नैतिकता सीख रहे हैं। फोर्थ पेपर तो हम लोग यहाँ जीते हैं। हमारे जो लेक्चर सुनते हैं वो बताते हैं कि फोर्थ पेपर तो है पूरा जिया जाता है यहाँ पे, और फोर्थ पेपर तो एथिक्स का है। तो एक बॉडी लैंग्वेज ठीक ठीक बनाए रखें। नए बच्चे बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, तो उनको अजीब लगता होगा कि ये सारे बेवकूफ़ हैं क्या, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं चुपचाप, ऐसा क्या हो रहा है, मस्ती क्यों नहीं करते, या हंसी मजाक क्यों नहीं होते, बार बार मोबाइल क्यों नहीं देखते, या पीछे बैठ के बातें क्यों नहीं करते। अजीब माहौल लगता होगा ना यहाँ का, उनको पता नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती होगी। लेकिन यहाँ हम लोग सजा भी देते हैं, तुरंत भगा देते हैं, और तुरंत इतनी भीड़ में जब भगा दिया जाता है तो उसका बड़ा व्यापक असर होता है मन मस्तिष्क पे। 3 दिन तक ढंग से नींद नहीं आएगी, खाना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई मर गया है। हुआ क्या है, क्लास में से भगा दिए गए। फायदा एक है कि आप बड़े आदमी बन जाएंगे और महान व्यक्तित्व भी बन सकते हैं, और नुकसान ये है कि भगा दिए जाएंगे और अवसाद में चले जाएंगे। ये नुकसान है उसका। तो फायदा है और नुकसान भी है। तो दूसरे जो शिक्षक होते हैं उनमें और हमारे में ये अंतर है कि अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपस में हंस रहा है, आपस में बात कर रहा है, बार बार मोबाइल देख रहा है, सिंसियर नहीं है, तो दूसरे शिक्षकों को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कई सारे कारण हो सकते हैं उसके, उनकी बुराई करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर हमको फर्क नहीं पड़ता होता तो हमारे अंदर ये विचार भी नहीं आता कि निःशुल्क जाके पढ़ाना चाहिए। अब अगर किसी मनुष्य में ये विचार आया है कि निःशुल्क पढ़ाई की जानी चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, जो बच्चे बड़ी फीस नहीं दे सकते उनको भी गाइडेंस मिलना चाहिए, उनका भी हक है, ये बाकी लोगों के दिमाग में तो ये विचार नहीं आ रहा है। नहीं तो कितनी धर्मशालाएं खाली हैं, कितने हॉल खाली हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितने लोग इस काम में लग जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग लग जाते हैं, और हर आदमी 300 400 लोग लेके बैठा होता, तो कितने हजारों बच्चे जो है वो आज ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा, कोई करता भी नहीं है। वो तो यहाँ हमारी ये भीड़ देख करके कई लोगों की लार टपकती है। बहुत सारे कोचिंग वाले आकर के बोलते हैं हम भी सेवा करना चाहते हैं। दरअसल वो सेवा करना चाहते हैं तो एक नए सिरे से कोई शुरुआत करें, किसी संस्था को पकड़े और संस्था का हॉल ले और वहाँ पर 3-4 बच्चों से शुरू करके काफिले को यहाँ तक ले जाए। अब वो यहाँ इसलिए आना चाहता है कि वो अपनी दुकान जमाना चाहता है हमारी क्लास के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी तपस्या के बाद ये कक्षा इस रूप में आपको दिखाई दे रही है। और आप लोग YouTube पे व्यूज़ भी देखते होंगे, एक आध सप्ताह में 1,000 व्यू हो जाते हैं, 1,000 लोग जो हैं। देखिए हमारी कक्षा में जो कोई मिर्च मसाला नहीं है, इसको वही व्यक्ति देखता होगा जो सिंसियर है। और जब 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होता है तो वैसे भी लोग हाथ नहीं लगाते। कई लोगों ने हमको कहा कि आप 10-10 मिनट के टुकड़े कर दीजिए, बहुत लोग देखेंगे, हमको क्या करना है उससे, बहुत लोग देखा के क्या करना है। जिसको ज़रूरत होगी वो 1 घंटा भी देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो हो सकता है कि 5 मिनट का भी ना देखे। इसलिए उसका कोई तुक नहीं। हम यहाँ लोकप्रियता के लिए नहीं हैं, कुछ ठोस निर्माण करने के लिए हैं।
इस मिशन की गतिविधियां यदि आप जानेंगे तो ये मिशन इस तरह से लोकप्रिय नहीं है। नीचे किताबें पढ़िए गुरु जी की कुछ, इस मिशन की बड़ी विशेषताएं हैं। ये ऐसे ही थोड़ी इकट्ठा हुआ है, कितने सारे लोग हो गए। तो यहाँ बैठने का एक सलीका है, अनुशासन है, यहाँ आने का एक तरीका है। यहाँ आप इंसान बनते हैं, जीते जागते इंसान बनते हैं। और नहीं बन रहे हैं और उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके अंदर वो गंभीरता नहीं आ रही है या नहीं बन रहे हैं, तो कुछ होना जाना भी नहीं है आपका। पक्का बता रहे हैं मैं आपको, कुछ नहीं बनने वाले आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ पर जो क्लास में आ रहा है और वो सिंसियर नहीं है और अनावश्यक उसको मस्ती सूझ रही है, खुरापात सूझ रही है, तो वो चपरासी से ज्यादा औकात का व्यक्ति भी नहीं है। वैसे भी वो चपरासी जैसा ही बनने वाला है, उससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। उसमें भी बहुत कंपटीशन है। और जो गंभीर दिखाई देगा, ये गंभीरता पढ़ाई के साथ आती है। पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, अब टेस्ट में ज्यादा नंबर लिख करके क्या कर लोगे भाई? ये कौन कौन दिमाग से दिवाला आदमी कौन है? ये कौन है ऐसे कार्टून? कभी हमको दिख गए तो हम वैसे ही पीट देंगे उसको। दिख मत जाना कोई ऐसे। और या फिर कोई कार्रवाई कर दी तो फिर कहोगे ये क्या किया। करना मत यहाँ पर ऐसी चीज कोई। यहाँ कोई बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को रोज हम पढ़ा रहे हैं तो एक तरफा आपने स्वरूप देखा है अभी। पुरानी क्लासेस वाले जानते हैं, इसीलिए वो चुप हैं। पुराने लोग जो चुपचाप बैठे हैं उनका कुछ कारण है। वो चुपचाप उन्होंने कुछ देखा है, उन्होंने महसूस किया है यहाँ पे कि सजाएं किस प्रकार की होती है। अब उनको देख करके ही आप सीख लेना। इस कक्षा के साथ खेलने का कोशिश मत करना कभी भी, ध्यान रखिए, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का निर्माण हो रहा है। मेरे पास फीडबैक आता है, बहुत लोग SMS भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं और मेल भी करते हैं, फ़ोन करके भी बताते हैं कि सर पूरी ज़िंदगी बदली है, बहुत कुछ बदला हुआ है, सोचने का तरीका बदला है। बाहर मार्केट में चारों तरफ जहर फैला हुआ है, समाज में कुत्सित विचारधारा है, हर कोई गिराने पे लगा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि अमेरिका में उठाने की बात की जाती, यहाँ गिराने की बात की जाती। कई सारे देश हैं जहाँ पर लोगों के से गलतियाँ जो हो जाती हैं, उस गलतियों से सीखने की बात होती है, उनसे जाके लोग मिलते हैं। और भारत में असफलता का मतलब पाप होता है, ध्यान रखिए। अगर आप गिर गए तो लोग मजे लेंगे आपके, बल्कि पूरी तरह से नहीं गिरे तो पूरा गिराने की कोशिश करेंगे। यहाँ उठाने की बात कोई नहीं करता, अपलिफ्टमेंट आता ही नहीं है, एलिवेशन का काम ही नहीं होता, उत्थान की बात ही नहीं होती, पतन की बात होती है। और पतन करने में कोई कसर रह जाती है तो उस कसर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये भारत की, भारतीय समाज की कटु विशेषता है और इसे ठीक करने की जरूरत है। बात करने से या होड़ लगाने से हम अमेरिका नहीं हो जाएंगे या विकसित देश नहीं हो जाएंगे। विकसित देशों की विशेषता देखनी पड़ेगी। वहाँ लोगों की कमजोरियों पे, गलतियों पे हंसा नहीं जाता, बल्कि उनसे प्रेरणा ली जाती है, सीखा जाता है, सलाह दी जाती है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए उन देशों में और हमारे में बहुत अंतर है। तो कल मैं जुडिशरी की जो बात कर रहा था, उसमें जुडिशरी इस बात से भी डरती है। चीफ जस्टिस ने एक बात और कही कि हम ये गोपनीय इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग जो है, अगर उनको असलियत पता चलेगी तो उसकी सामान्य जिंदगी भी नहीं होगी, वो ढंग से जी भी नहीं पाएगा, उसको जीने भी नहीं देंगे। इसलिए हम गोपनीय तरीके से ये करते हैं और जुडिशरी का विश्वास बना रहे, क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी तो लोगों को नफरत हो जाएगी जुडिशरी से। अच्छा, जुडिशरी में ऐसे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग न्याय करते हैं। जुडिशरी का फैसला आ जाता है तो सरकारों के चेहरे खिल जाते हैं। आपने देखा नहीं, राफेल वाले पे चेहरा खिल गया था सरकार का कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दी है। और अब क्या किया, कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि हम सबूत मानेंगे
हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो चोरी के हैं, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो फोटोकॉपी के हैं, वो एडमिसिबल है, वो इस केस के लायक हैं, इसका मतलब वो एविडेंस है और उन एविडेंस को हम लोग मानेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। पेंटागन सीक्रेट ठीक इसी प्रकार का है जो अमेरिका के कोर्ट में था। अमेरिका की कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हमारी जो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है वो जुडिशरी की कोर्ट के रूप में है और अमेरिका की जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से नहीं होने के कारण भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मसले भी यही कोर्ट देखती है और हाई कोर्ट की अपील भी यही कोर्ट देखती है और दोनों की तरह से जो है सम्मिलित कोर्ट की तरह काम करती है। जस्टिस रोमा पॉल ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल अभी लिखा था, उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ नहीं होनी चाहिए, इसकी ब्रांचेस नहीं खुल जानी चाहिए। और बहुत सारी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बाहर ले जाएंगे, दिल्ली से बाहर भी ले जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए कि बहुत अच्छे अच्छे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट बन सकते हैं, ऐसे लोग पूरी जिंदगी एडवोकेट नहीं बन पाते, केवल वो हाई कोर्ट में रह जाते हैं क्योंकि वो दिल्ली में नहीं होते। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अधिकांश वकील जो बनते हैं वो वकालत कौन करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। तो क्या दिल्ली में रहने वालों को ही सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहाना मारा कि अगर इस तरह का डिवोल्यूशन होगा, अगर ये इस तरह की चीज होगी तो डाइल्यूट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो आपने जो हाई कोर्ट है उनकी खंडपीठ बना रखी है, महाराष्ट्र में तो 4 हैं, पणजी में भी जाती है, औरंगाबाद भी है, नागपुर भी है, मुंबई भी है। फिर वो तो बर्बाद हो जाना था। अब तक सुप्रीम मुंबई हाई कोर्ट से तो लोगों को नफरत हो जानी थी या विश्वास उठ जाना था, नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है और इंदौर की खंडपीठ में जो सुनवाई होती है लगभग वो बेंच जो है ग्वालियर में है या इंदौर में है, वो फैसला उसी प्रकार का माना जाता है जैसे जबलपुर में हुई है। तो इंदौर में भी वकील जो हैं वो हाई कोर्ट वकील लिखते हैं, ग्वालियर के वकील भी अपने आप को हाई कोर्ट एडवोकेट कहते हैं और जबलपुर के एडवोकेट भी हाई कोर्ट एडवोकेट कहते हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म में एक और चीज आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विस्तार होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर लाया जाना चाहिए। दिल्ली अपने आप में महंगा शहर है, प्रदूषण है, रुकने की कमी होती है जगह की, खाना पीना महंगा हो जाता है कई बार। तो आदमी अपने क्षेत्र में उतना ट्रेवल करके न जाए, अपने नज़दीकी किसी खंडपीठ में चला जाए, नज़दीकी बेंच में चला जाए। आप 5, 6, 10 बेंच बना दीजिए सुप्रीम कोर्ट की, पूरे भारत में अलग अलग जोन वाइज बना दीजिए। दरअसल वो ल्यूटियम दिल्ली का एक वो बना के रखना चाहते हैं कि आदमी यदि दिल्ली में आता है ना और वहां आकर के यदि वो न्याय मांग रहा है, इसका मतलब है कि वाकई में वो सुप्रीम कोर्ट में आया है। कहीं क्षेत्र में मांगेगा तो उसको लगेगा कि वो किसी सामान्य कोर्ट में आता है। इसका मतलब स्थान विशेष के कारण आप अपनी गरिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बहुत बढ़िया स्पीच है जस्टिस रोमा पॉल की, 7 सिंस ऑफ जजेस, जजों के 7 महापाप, 7 पाप। वो आपको शायद रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पे भी कहीं मिल जाएगी या स्पीच मिल जाएगी, तो आप सुनिएगा उसको। उन्होंने 7 पाप गिनाए हैं जजेस के कि न्यायाधीश कौन से 7 पाप करते हैं जो सामान्यतः करते ही हैं। वही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कल बात हुई थी, वहीं से उठा रहे हैं। तो जुडिशरी बड़ा अंग है हमारा। तो अब परीक्षा इतनी नज़दीक आ जाएगी और सिलेबस बहुत बचेगा, तो करंट के कौन कौन से टॉपिक उठाए जाने चाहिए मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। कुछ लोग नए भी हैं, पिछले साल मैंने बताया होगा या इस साल भी कभी लेक्चर में बताया, तो फिर से मैं आपको याद दिला। 3 चीज़ें आपको पकड़नी है कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से से, 4 चीज़ें।
और उन 4 चीज़ों को यदि आपने ध्यान से देख लिया तो आपको करंट की सारी खबरें, सारे आर्टिकल, मंथली मैगजीन का पढ़ने का तरीका और नोट्स बनाने का तरीका और अपनी सोच किस दिशा में ले जानी चाहिए सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। तीसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और चौथा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 4 बड़ी चीजें हैं। जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में से यदि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 7 प्रश्न जो होते हैं इन हिस्से से होते हैं। ध्यान रखें, कोई सा भी पेपर उठा के आप देख लें, 10 प्रश्न यदि कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से है तो 7 प्रश्न कहाँ, इन 4 हिस्सों से होते हैं। पक्की बात। और इनको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये देश क्यों बना है। देखिए क्या होता है कि जिसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है उसको बड़ी चिंता होती है, और जो उसके अंडर में आते हैं और जिनके ऊपर डिसिप्लिन वो लेके आ रहा है वो लोग बड़े मजे में रहते हैं, वो लोग चिंता नहीं करते। आप क्लास के मॉनिटर हैं तो आप ये चाहेंगे कि आपकी क्लास में से कोई शोरगुल ना हो ताकि टीचर आपको ना डांटे, प्रिंसिपल आपको बुला करके ये ना कहे कि तुमसे ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तुम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो लोगों को। देखो तुम्हारे रहते हुए क्लास में तुम थे, उसके बावजूद कितना शोरगुल था। तो मॉनिटर के रहते हुए जो शोरगुल होता है उसमें उसका फेल्योर दिखाई देता है, इसलिए वो जिम्मेदारी महसूस करता है। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इस देश की मॉनिटर की तरह, और जो नेता हैं वो स्टूडेंट्स की तरह। वो हमेशा नियम कानून तोड़ना चाहते हैं, कानून की अवहेलना करना चाहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सब एक जैसे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के रोल में है। और जुडिशरी मॉनिटर के रोल में, और यहां मैं जनता को प्रिंसिपल कहूंगा, और मीडिया वो है जो प्रिंसिपल तक जाकर के चुगली करता है कि देखो मॉनिटर के रहते ये क्या हो रहा है। वो कौन हो गया? मीडिया। मीडिया बताता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आया, मॉनिटर, चुगली करने वाला, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स। आप सब स्कूल से निकल करके आए, कॉलेज में रहे, आपने ये सब देखा होगा, ऐसा होता है। अच्छा, अच्छे से अच्छा बच्चा, सिंसियर बच्चा भी होगा ना पढ़ने वाला, तो भी वो क्लास के जितने भी मस्ती करने वाले बच्चे हैं उनका साथ दे रहा होता कई बार। ऐसा नहीं कि उसके परसेंटेज नहीं आते या वो पढ़ता नहीं, लेकिन वहाँ पर अपना सब कुछ बंद करके वो उन्हीं के साथ शोरगुल करने में वो भी लगा हुआ है, क्योंकि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो सामूहिक मन की चेतना है। किस प्रकार का? समूह में जो मन होता है, वो समूह मन का जो सिद्धांत होता है, यदि आप जाएंगे फ्राइड के पास और सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, तो ये सिद्धांत है कि भीड़ का, इसीलिए तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। आपने कह दिया कि ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए या ऐसे लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तो समूह मन का सिद्धांत काम करने लगता है और सामूहिक रूप से सब लोग पहुंच करके भीड़ हिंसा करने लगते हैं, मॉब लिंचिंग होने लगती है। इसीलिए तो मॉब लिंचिंग में एक थोड़ा सा कोई कैटलिस्ट की तरह काम कर जाए, थोड़ा सा कोई इंट्रोड्यूस कर दे किसी चीज को, हल्की सी बात कर दे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्रियों पर, उन पर आरोप लगता है कि आप मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं, आप ढंग से क्रिटिसाइज नहीं करते, आपकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, देश में असहिष्णुता बढ़ती है। क्यों बोला जाता है ऐसा?
इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप समूह मन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए उस सिद्धांत का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि भीड़ की अपनी एक मानसिकता होती है। ऐसे में जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और जुडिशरी इन 4 चीजों पे मूल भावनाओं को समझती है कि देश कैसे चलना चाहिए। यानी प्रस्तावना क्या कह रही है, मौलिक अधिकार क्या कह रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं, और मूल कर्तव्य क्या है। बस ये 4 चीजें पकड़ लो तो देश को चलाना बहुत सरल है। इसलिए देश का प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक नेता, प्रत्येक पार्टी की गतिविधियां इन 4 के अंतर्गत होनी चाहिए, और इन 4 के अंतर्गत होगी तो आप बाजार में या अपने घरों में या अपने घरों के आसपास जिस तरह की बातचीत करने वाले लोग हैं उनको आप आसानी से पहचान पाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की है, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। अब भारत में पुलवामा के बाद 2 तरह की आवाज उठी थी। एक बोल रहे थे पाकिस्तान को खत्म कर दो, एक बोल रहे थे आतंकवाद को खत्म कर दो। एक बोल रहे थे पाकिस्तान नक्शे पे दिखना नहीं चाहिए, इसको मिटा दो, बिल्कुल हम देखना नहीं चाहते इसको। और दूसरे वे लोग थे कि आतंकवाद नहीं दिखना चाहिए, आतंकवाद को नष्ट करो, आतंकवादियों को बिल्कुल नष्ट करो। प्रधानमंत्री ने किन की बात सुनी? प्रधानमंत्री ने उन्हीं की बात सुनी ना, एयर स्ट्राइक किया या कि आतंकवादियों को नष्ट करने गए। बहुत लोग निराश हुए कि अच्छा मौका था, पाकिस्तान नष्ट क्यों नहीं किया, कितना अच्छा मौका था। ये कौन लोग हैं, ये उन्माद फैलाने वाले, ये कौन लोग हैं कि पाकिस्तान को नष्ट करो। आप देखेंगे कि ये जो 30 साल पहले जो एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में आया था उसका नतीजा है कि आप आज चिल्लाने लगे हो कि पाकिस्तान को नष्ट करो। ये उन्माद यदि 30 साल पहले जो पाकिस्तान में आया, अगर ये आप आज अभी 2019 में लेके आए तो 25-30 साल बाद आपके लिए कोई कहेगा कि इसको नष्ट करो। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप मूल भावना से दूर जा रहे हैं। इसलिए आपको लोग पहचान, देखो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाहर जो है पूरा वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि विचार समाप्त हो गए हैं, वो लोग सिर्फ ऐसे हो गए। और पेट्रियटिज्म की और नेशनलिज्म की व्याख्याएं भी उनकी अपनी तरह की व्याख्याएं हो गई, पूरा कचरा करके रख दिया है सोसाइटी का। वही लोग भीड़ हिंसा कराते हैं, वही लोग मॉब लिंचिंग करते हैं और वही हिंसा फैलाते हैं, उपद्रव भी वही करते हैं। इसलिए पढ़ लीजिए, मानवाधिकार, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स कहां से निकल करके आएंगे? प्रस्तावना में से ही निकल करके आएंगे। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में से निकल करके आएगा। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। तो जब मृत्युदंड पे बहस होगी कि डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए कि नहीं भारत में, तो ऐसे ढेरों लोग हैं जो बोलते हैं कि ये वाले अपराध के कारण इसको टांग दीजिए, इसको ये कर दीजिए। लेकिन जब जाकर के आप आंकड़े देखेंगे कि अभी तक जितने लोगों को मृत्युदंड मिला उसमें अनपढ़ लोग कितने थे, तो उनका प्रतिशत 70 के आसपास जाएगा, यानी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, इतने कितने लोगों को जो है मृत्युदंड मिला, तो उनका प्रतिशत भी 70 के आसपास चला जाएगा। तो क्या किसी कार में घूमने वाले ने किसी महिला के या किसी के अपने बच्चे के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और सूटकेस में भर के 2 दिन तक घूमता रहा और फिर कहीं ठिकाने लगा रहा था और पकड़ा गया, उसको मृत्युदंड क्यों नहीं हुआ? वो तो अमीर था, कार में घूमता था और पोस्ट ग्रेजुएट था, हो सकता PhD किया हुआ, हो सकता वो MBBS हो, जैसा अभी एक डॉक्टर मिला था अभी जो एसिड से जला रहा था अपने नौकर के अंगों को, पार्ट्स को, ड्राइवर था उसका, जो भी, यही होशंगाबाद की घटना। तो यदि कोई करोड़पति आदमी है और जिसके पास कार है, जिसके पास
बहुत सारी साधन सुविधाएं हैं, और जो पढ़ा लिखा है, बड़ी डिग्री जिसके पास है, उसको आप मृत्युदंड देते हैं क्या? क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वो ऐसे वकील कर लेता है, ऐसे एडवोकेट कर लेता है, वो सहायताएं प्राप्त कर लेता है जिनसे उसको मृत्युदंड नहीं हो पाता। और एक गरीब, अनपढ़ और इस प्रकार का आदमी अपराध तो करता है, अपराध तो दोनों ने किया है, लेकिन अपराधियों में समानता नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मृत्युदंड केवल उन्हीं के लिए हो जाता है, इसलिए मरने में भी भेदभाव है। तो पहले उस भेदभाव को समाप्त कीजिए, या ये सिद्ध करने की कोशिश कीजिए कि अब आप कहेंगे ये क्या है, ये दरअसल आपका लिखने का ट्रेंड जाएगा। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी में प्रीलिम्स में भी जो प्रश्न है और जो ऑप्शंस हैं और मल्टीपल चॉइस के जो हिस्से हैं, उनको पढ़ करके आंसर निकालना एक कला है। ज्ञान उतना कम नहीं है, बल्कि कला हो जाता है। ज्ञान से ज्यादा बड़ा पार्ट कला का है। और ये कला कैसे विकसित होती है? इन 4 चीजों से विकसित होती है। प्रियम्बल आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में क्या कहा जा रहा है, प्रस्तावना क्या बोल रही है, प्रस्तावना की मूल भावना क्या है। और जब आप प्रस्तावना की मूल भावना को समझ जाते हैं तो मौलिक अधिकारों पे आ जाइए। फिर मौलिक अधिकार क्यों बनाए गए थे, उसमें क्या कहा गया, और उसके बाद फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आ जाइए, और अंत में फंडामेंटल ड्यूटीज पे आ जाइए। इन चारों की संरक्षक, इन चारों को लागू करने का काम, इन चारों को एक्सप्लेन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उसके बाद आ जाएंगे, एक के बाद एक जो जजमेंट दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजमेंट क्यों देता है, यूथेनेसिया के बारे में क्यों देता है, क्योंकि वो व्यापक जजमेंट देता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आरटीआई को वो आर्टिकल 21 में मानता है, यानी किसी व्यक्ति को सूचना से वंचित करना उसकी हत्या करने के समान है। कल आपको राइट टू फूड बताया था, किसी व्यक्ति को भोजन से वंचित करना उसको उसकी हत्या करने के समान। किसी व्यक्ति का रोजगार छीन लेना, कई बार आपने देखा है कि किसी आदमी पर आरोप लगता है और नौकरी छूट जाती है, वो घर जाके फांसी लगा लेता है। उसको लगता है अब मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, इसका मतलब हत्या तो हो गई ना। आप कहोगे मैंने उसको चाकू थोड़ी मारा, मैंने तो उसको सिर्फ नौकरी से निकाला। नहीं, आप फिर भी हत्यारे हो गए। आत्महत्या के लिए उकसाने का जो भी धाराएं हैं वो आपके ऊपर लगेंगी। तो जो देश की जो कर्ता धर्ता है, देश के जो मॉनिटर हैं, देश के जो चलाने वाले लोग हैं, और आप किस में जाएंगे? प्रशासन में जाएंगे। आप लोग प्रशासक होंगे तो आप देश का संचालन करने वाले लोग होंगे, इम्प्लीमेंट करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले। अब यहाँ आकर बैठ करके कोई हंसे और कहे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं देख रहे, आपकी औकात चपरासी की है। तो फिर अब आप हंस भी सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि ये कौन सी बात की जा रही है। तो हम तो यहाँ तो वाकई में आपको आईएएस मान करके ही बात कर रहे हैं कि आप आईएएस बनेंगे, और आप हम जो होमवर्क दे रहे हैं आप घर जा करके वो होमवर्क कर रहे होंगे। और आप यदि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये तो मुझे लगता है कि आप अपने खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको नहीं जानते, आपके बैकग्राउंड को भी नहीं जानते। उसके बावजूद आपको देख के ही हमको तो दिव्यता का आभास हो रहा है, और हम तो आपको आईएएस मान रहे हैं, और आईएएस मान करके हम बात भी कर रहे हैं। ये क्या होता है कि व्यक्ति जैसा होता है वैसे उसको सृष्टि दिखाई देती, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी मैं कोई ऐसा टीचर उठा के ले आऊं जो आपके कॉलेज का सबसे खड़ूस आदमी होगा, है ना, तो वो यहाँ आकर के आपके सामने उठपटांग बात, तुमने शक्ल देखी अपनी, आईएएस बनोगे तुम? मतलब ऐसी बात करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तुम्हारा बाप भी नहीं बन सकता, ऐसे ऐसे लोग क्लास में बोलते हैं, ऐसे टीचर भी हैं, इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और उसको जितना नीचे गिरा सकते हैं किसी व्यक्ति को। जिसने 11th की परीक्षा दी या 10th की परीक्षा दी, वो आता है तो भी हम उसको सिंसियरली बताते हैं कि देखो ऐसे होता है, ये सिलेबस है और इसको इस तरह से करना चाहिए, और यूट्यूब पे हमारे लेक्चर। हम ये कभी शंका नहीं करते उस व्यक्ति के ऊपर कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। ये जो लिस्ट निकली है, ये आज से 6-7 साल पहले तो 11th में ही तो थे,
सभी बच्चे, और आज ये बन गए। अगर 6 साल पहले 5 साल पहले इनको किसी ने धुतकार दिया होता, चलो हटो यहाँ से, तुम नहीं बन पाओगे, ये तुमको नहीं मिलेगा, या ये क्या देख रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुमको आईएएस के सिलेबस से क्या मतलब है। अधिकांश घरों में कई बार ये माहौल भी होता है कि उनको सिलेबस तक नहीं देखने दिया था। अभी तुम ये बिल्कुल नहीं देखोगे, बाद में देखोगे। बाद में कब देखेंगे भाई? कई लोग बोलते हैं सर मैं अभी फाइनल ईयर का मेरा लास्ट वाला जो है अभी सेम है, लास्ट सेम है, मैं तैयारी कर सकता हूँ। अब हमारे यहाँ तो 5 साल पहले आके बैठा है उससे बच्चा एक। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं 11th में, उनको बिठा देते हैं उनके पेरेंट्स, और वो बराबर वैसा ही होमवर्क कर, उनको ऐसी टेंशन होती है कि बस 3 महीने बाद एग्जाम है, ऐसा लगता है उनको, जबकि उनकी एग्जाम 5 साल बाद है। और निराश भी उतने ही होते हैं कि सर टेस्ट में तो 48 ही आ रहे हैं, उन भैया के तो 63 थे। हमने कहा ठीक है 48 बहुत है अभी तुम्हारी उम्र के हिसाब से। नहीं सर मेरे को कल रात भर नींद नहीं आई। अरे भैया अभी तुम 11th में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो 3 साल में होते होते आ जाएंगे, 65 आएंगे तुम्हारे, 70 आएंगे। कट ऑफ देखा ना आपने अभी कितना कम है। मैं जब बता रहा था तब तो 105 बता रहा था पिछले साल के हिसाब से। इस बार तो जनरल का कट ऑफ 98 है, 100 के अंदर चला गया, यानी 50% भी नहीं है बच्चे का। और यहाँ जो टेस्ट में जितने भी लोग 60 के आसपास जा रहे हैं, 65 के आसपास जा रहे हैं, सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, इसी साल हो जाएंगे, देख लेना। पर ईमानदारी से जाओगे, बढ़ा के नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। बहुत सरल एग्जाम है, और सरल कब हो जाती है? जब आपको नियत पता हो, और अपनी नियत वैसे रखनी पड़ेगी। आपके घर में कोई उठपटांग बात करता है कि पाकिस्तान को फोड़ दो, आज तो ये कर देंगे, है ना, या उसको हटा दो, उसको मार डालो, इस कौम को तो बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। पढ़ लेना, प्रीएम्बल पढ़ लेना, प्रीएम्बल में क्या क्या बात कही गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या कहा गया, गरीबों के लिए क्या बात करते हैं, मनरेगा के बारे में आप क्या बात करते हो, राइट टू फूड के बारे में क्या बात करते हो। कल सारी चीज़ें आपको गिनाई थी, वो सब उत्थान करने वाली चीज़ें, लोगों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें, कमज़ोरों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें। नेतागिरी के चक्कर में अपना दिमाग का पागल मत करो खराब। वो तो कोई पूछते नहीं किसी को, वो किसी के काम भी नहीं आते, ना कांग्रेस आती ना बीजेपी आती। उसके चक्कर में अपने दिमाग का कचरा मत करो, दिमाग को फलने फूलने दो, ऊंचा उठने दो, उसको आकाश छूने दो। और जितना ऊंचा ऊंचा आपका दिमाग पहुंचेगा, आपको सब कुछ दिखाई देगा, और सब कुछ बराबर दिखाई देगा। और फिर आप न्याय भी कर पाएंगे कि क्या आपको दिख रहा है। जब आप ऊपर उठ करके देखेंगे, और फ्लाइट से जब आप भोपाल को देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये न्यू मार्केट है, ये बड़ा तालाब है, इधर आपको ये दिखाई देता, वो दिखाई देता। और जब आप न्यू मार्केट से गुजर रहे होते हो, तब बहुत सारी असमंजस होती हैं। जब वैचारिक रूप से ऊपर उठना शुरू करोगे, तो दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टिकोण शब्द में कोण लिखा हुआ है, कोण, दृष्टि का कोण, आई का एंगल, विजन का एंगल। विजन का एंगल बदल देने से दृश्य बदल जाते हैं। तो सोच को विकसित कर लोगे तो दृश्य भी अलग दिखाई देंगे। नहीं तो आपकी बायोकेमिस्ट्री भी साथ नहीं देगी। मैंने आपको बताया, अवसाद में चले जाएंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि दुनिया कभी भी कट्टरता से नहीं चलेगी, दुनिया भाईचारे से चलेगी। कुछ देशों में ऐसा हो रहा है, और एक साथ हो रहा है। अमेरिका में भी हो रहा है, बहुत सारे देशों में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, बहुत सारे देशों में आप देखेंगे। लेकिन सब जगह फिर क्रांतियां होती है। थिएनमेन स्क्वायर की क्रांति आपने सुनी है, और इजिप्ट की क्रांति आपने सुनी है, अरब स्प्रिंग आपने सुना है, फ्लावर रिवॉल्यूशन जितनी भी हैं, वो कलर रिवॉल्यूशन जितनी भी हैं, ये सारी रिवॉल्यूशंस होती हैं। ये कट्टरता को समाप्त कर देती है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप देखेंगे तो इजराइल को जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट करता जा रहा है, अभी गोलान हाइट्स में किया है, पहले उसने यरूशलेम को राजधानी मामले में कहा, ईरान के मामले में वो कर रहा है, कट्टरता के बीज बोए जा रहे हैं, तहस नहस कर देता है। 10 साल लगता है, 10 साल 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ख़त्म हो जाता है वो देश, बर्बाद हो जाता है, फलता फूलता नहीं है। ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बड़े अवसाद में चला जाएगा। उसको गुस्सा आना चाहिए करप्शन के खिलाफ। सबसे बड़ा अगर राक्षस कोई है, सबसे बड़ा कोई शत्रु अगर हमारा है जो प्रगति में बाधक है, तो वो है करप्शन। उसकी कोई जगह नहीं होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको उसके बारे में दिशा निर्देश देंगे, वो वाकई में निर्देशक तत्व हैं। वो बताएंगे कि करप्शन को कैसे कम किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को कैसे लाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत क्यों है, और क्यों हम जो है लोगों के खाने की व्यवस्था करें, लोगों के रोजगार की व्यवस्था करें, दूर दराज के गांवों में बिजली की व्यवस्था करें, पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करें, और राइट टू हेल्थ की भी बात करें। ये सारा लोक कल्याणकारी, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयरिस्टिक स्टेट हमने तय किया है। भारत ने जब सामाजिक समझौता किया था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में 1950 में, जब संविधान बन रहा था या सिग्नेचर जब हुए, तब वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा, तब हम भारत के लोग जब शब्द आया, तब आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करके एक दूसरे के ऊपर हमने अधिकार कर्तव्य थोप दिए, एक दूसरे के ऊपर कर दिया। कर्तव्य ठीक है थोड़े दिनों बाद संशोधन से लाए गए, लेकिन हम लोगों ने कह दिया कि ये जनता के अधिकार होंगे और ये सरकार के कर्तव्य होंगे, जो नीति निर्देशक तत्व हैं। क्योंकि सरकार काम करेगी तो उसको डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन करने के लिए कुछ लिखित में चाहिए ना। हमारे यहाँ की व्यवस्था में है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में और पावरफुल है जुडिशरी, वहाँ तो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, जो हमने भी लिया है। लेकिन हमारे यहाँ की पावर में और वहाँ की पावर में बहुत डिफरेंस। वहाँ पूरी तरह से खत्म कर सकती है किसी कानून को जिसको ट्रंप ने सिग्नेचर किया, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। वहाँ पावरफुल बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम एडॉप्ट किया था और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट करता है उसमें पहले से प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा होता है कि वहाँ कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर करके 1 साल तक लगभग वो 6 महीने तक घूमते रहते हैं और पहले से पता होता है कि इन दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति बनेगा। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ जो संसदीय दल का नेता होगा, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, और वो लोग बैठक करके जब तय करेंगे कि ये व्यक्ति बनना चाहिए, तब नाम सामने आता है। और हम यहाँ नाम सामने रख के पहले से, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि हम कैंडिडेट को हमको देखना ही नहीं है कि कैंडिडेट, दरअसल आप यहां से प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। कहां से? यानी आप इस व्यक्ति को वोट देंगे तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, और इस व्यक्ति को वोट देंगे तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब आप उस व्यक्ति को देख ही नहीं रहे जिसको आप चुन रहे हो। तो आप वहां पर वोट किसको दे रहे हो? सीधा प्रधानमंत्री को दे रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ कौन खड़ा हुआ है। इसलिए गधे से गधे लोग जीत गए। कांग्रेस में भी ऐसा ही था। अंबेडकर ने उस समय में उंगली उठाई थी, खुद अंबेडकर चुनाव हार गए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो लड़े थे अपनी पार्टी बना करके, वो चुनाव हार गए। उनके सामने कांग्रेस का कोई, जो जिसको कोई नहीं जानता था, वो जीत गया, क्योंकि नेहरू आए थे भाषण देने उनके लिए। तो उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र में ये एक बहुत बड़ा झंझट है, जो हमने सिस्टम एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन इस सिस्टम की खामी ये है कि कोई भी आदमी जीत जाएगा।
क्योंकि वो उस निशान पे जाकर के, कांग्रेस का जो निशान है उस पे जाकर के, अब उस पे कौन खड़ा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये उस समय की भी समस्या थी। आज भी हम व्यक्ति को नहीं देख रहे कि कौन हमारा प्रतिनिधि है, किसका मोबाइल नंबर हमें रखना चाहिए और किसको हम फोन करेंगे। आप यूपीएससी में ही कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप अपने सांसद के माध्यम से कर सकते हैं ना। अपने सांसद के पास जाके कह सकते हैं कि आप जब संसद में जाएं तो ये प्रश्न उठाइए, सुधार हो जाएगा। लेकिन आपने जिसको वोट दिया वो किस आधार पे दिया, आपने उसको देख के दिया नहीं। अब उसको समझ में ही नहीं आता, उसको यूपीएससी का फुल फॉर्म ही नहीं पता। कई अनपढ़ लोग हैं, कई गंवार हैं, पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं, लेकिन हमको उनको वोट देना पड़ेगा क्योंकि हम पार्टियों से बंधे हैं। तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट नहीं किया था, ये बीच में घुस आया है, अननेसेसरी इसका प्रवेश हो गया। और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फायदे थे वो फायदे तो अपनाए नहीं, नुकसान हमने अपना लिए। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी जो नुकसान थे वो हमने सारे ले लिए। दरअसल प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी बहुत सारे फायदे हैं जो अमेरिका में हैं, हम उसको अकाउंटेबल मानते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। और अमेरिका के लोग प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल मानते हैं। और यहाँ अकाउंटेबल कौन हो जाएगा फिर? वो होगा नहीं, क्योंकि वो संसद है। और जब श्रेय लेना है तो कौन आगे आ जाएगा? प्रधानमंत्री आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बड़ा सिलेक्टिव वाला सिस्टम अपना लिया। और ये हमारे लिए इसलिए घातक है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इलिटरेट जनसंख्या भी है, बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास तो एक अलग तरह का रोबस्ट सिस्टम चाहिए ना, ऐसा दृढ़ सिस्टम चाहिए जिसमें गलती होने की गुंजाइश ना हो। जैसे किसी घर में हिसाब किताब नहीं रखा जाता या लोग हिसाब किताब नहीं रख सकते, तो घर का मुखिया बहुत ईमानदार चाहिए, फिर बहुत वेल क्वालिफाइड भी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ जस्टिस करे, क्योंकि उस घर के लोग हिसाब किताब करने की स्थिति में नहीं है। अब अमेरिका जैसा देश है जहाँ साक्षरता बहुत ज़्यादा है, स्विट्जरलैंड जहाँ पर साक्षरता बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप किसी को भी बना दीजिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी कर दीजिए, कोई सा भी सिस्टम अपना लीजिए, लोग ठीक कर लेंगे क्योंकि सबको हिसाब आता है। और बदमाश आदमी यदि घर का मुखिया हो गया और हिसाब रखने लगा तो घर के लोग बोलेंगे, अरे वो तुमने उस दिन जो 4 लाख रुपए निकाले थे उसका क्या हुआ? बोले वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, अभी बताओ। दूसरा आ जाएगा, हाँ मैं भी सोच रहा था, सही बता रहे, सही बोल रहे तुम, वो बताओ। 4 आदमी और आ जाएंगे, वो गिर गया। लेकिन जिसके घर के लोग हिसाब नहीं समझते, वहां ईमानदार किसको होना चाहिए, जिम्मेदार किसको होना चाहिए? तो भारत बड़ा निरक्षर और गरीब देश। भारत में लोगों की जो, अधिकांश लोगों की जो समझ है, अभी जो 60% 70% वोटिंग जो हो रही है, इतनी गर्मी में कौन लोग वोट डालने जाएंगे? गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादा वोट डालेंगे। और जो अमीर हैं, जो एसी में बैठे रहते हैं, वो वोट डालने थोड़ी जाएंगे। उनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, आ रहे तुम ही डाला, मुझे नहीं डालना। वहां कौन 1 घंटा लाइन में लगेगा, इतनी भयंकर गर्मी है। ये भी देखने की बात है कि वोट कौन लोग डालते हैं। और फिर डालते हैं तो उन लोगों का, उनको मिलता क्या है? अब आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स और सब समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये मूल भावना की तरफ जाओगे तो समझ में आएगा। फिर आप अपने क्वेश्चंस और वो डिसाइड करना, ऑप्शंस। दरअसल ऑप्शंस आप सोचोगे ये कभी पढ़ा नहीं, कहाँ से पूछता? कहीं से नहीं पूछता, आपकी नीयत देख रहा है। वो आपकी नीयत देख रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है वो। आप अपनी नीयत सही रख लोगे तो वैसे ही पास हो जाओ। देखो, इस टेस्ट पे मत जाना, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेस्ट के जो प्रश्न होते हैं बड़े अलग तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे होटल का खाना होता है, मैंने बताया था ना, होटल में जब आदमी खाना बनाता है तो वो तारीफ चाहता है, तो बहुत सारा तेल डाल देगा, बहुत मिर्ची डाल देगा, बढ़िया टेस्टी वो बनाएगा। और अपने घर पे, अपने वही आदमी अगर घर लौट करके बनाए अपना, और अपने बच्चों को बना के खिलाना हो,
तो अलग तरीके से बनाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरा बच्चा जो है, एक को जल्दी खांसी हो जाती है, एक को ये हो जाता है, एक को मिर्ची पसंद नहीं है, और तेल ज़्यादा डालूंगा तो इनको एक गलत आदत पड़ जाएगी। तो वो हेल्दी खाना बनाता है, हेल्दी फूड देता है, और खुद भी घर आके खाता है खाना। रोज होटल में खाना बनाता है या वहाँ परोसता है, इसका मतलब नहीं वहीं खाने की सुविधा होने के बावजूद भी मैंने ढेरों लोग देखे जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ वो खा सकते थे, लेकिन घर पे आएंगे रात को 11 बजे और फिर जो है चूल्हा जलाएंगे या अपना स्टोव या जला करके फिर खाना बना के और फिर खाएंगे 12 बजे तक। बड़ी अजीब चीज़, इतने सारे खाने में से तो तुम लोग नहीं, वो हम लोग खा नहीं सकते। किसी दिन मजबूरी में खा लें बात अलग है, लेकिन हम वो उस खाने को नहीं खा सकते, मर जाएंगे अगर ऐसा खाना खाएंगे तो। वो जानता है अच्छी तरह से, टेस्ट वही होता है, इसलिए टेस्ट पे मत जाइएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, एक ट्रेंड पता चलता है उससे, यानी जैसे पेट भर जाता है ना, खाना कोई सा भी खा लो, बाहर का खाओ या घर का खाओ, पेट भर जाता है, वो संतुष्टि कई बार नहीं मिलती, तो वो टेस्ट है। लेकिन यूपीएससी जो आपको पेपर देगा वो हेल्दी पेपर होगा, वो आपको ब्यूरोक्रेट बनाना चाहता है। इसलिए किसी भी कोचिंग के टेस्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि इनमें इतनी अकल नहीं होती कि कोचिंग वाले बिल्कुल ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए वो पेपर बना दें, ऐसा नहीं होता, वो कोई नहीं बना सकता, वो यूपीएससी बनाएगा। यूपीएससी क्यों बनाएगा? क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो स्टेक होल्डर है, उसके कंधे पे जिम्मेदारी है देश के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने की। और जिन अधिकारियों को वो चुनेगा उन सबको कार्यान्वयन करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को, इसलिए उसके कंधे पे वो जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी पेपर सेटर होता है उसको ये बताया जाता है कि ये यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी से पेपर सेट होने के लिए आया है। तो पेपर सेटर्स जो होते हैं उनके दिमाग में रात दिन चलता है कि हम ये जो प्रश्न बना रहे हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो इस देश की गरीब, निरक्षर और भोली भाली जनता को उनके अधिकार दिलाएंगे, सरकारी योजनाओं के फायदे दिलाएंगे, और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, उनके एजुकेशन का ख्याल रखेंगे। ये काम करने वाले लोग हम लोग चुनने जा रहे हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस का जो एंगल है, जो झुकाव है, टिल्टेशन को आप देखेंगे तो वो किधर होगा? वेलफेयर की तरफ होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर के होगा। अगर आपने मेरी आज की बात ध्यान में रखी तो 20 प्रश्न आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे, चाहे आपने परीक्षा की तैयारी की हो या ना की हो। 20 नए प्रश्न क्यों ठीक हो जाएंगे? क्योंकि उसमें आप टिल्ट देखेंगे, झुकाव देखेंगे। प्रश्न में कंफ्यूजन होगा। देखो, प्रश्नों में कभी मजाक नहीं होगा। जैसे किसी को 35 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं फ्री में, या 2 रुपए में या 3 रुपए में, जो भी रेट, तो कम करके जरूर बता सकता है कि आपको सही पता है कि नहीं। 10 किलो गेहूं लिख करके वो आपको ये जान सकता है कि बताओ इस मल्टीपल चॉइस में ये वाली बात ठीक है कि नहीं। लेकिन कभी भी ऐसा मजाक नहीं करेगा कि 70 किलो गेहूं दिए जाते हैं 2 रुपए किलो, क्योंकि 70 किलो नहीं दिए जाते, ऐसा प्रश्न कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये संवेदनहीन प्रश्न है, इसमें संवेदना नहीं है। आ रहा है समझ में? ज्यादा दिया जा रहा है और वो कम बता रहा है, इसका मतलब आपको कम पता है, आप जानते नहीं। ये हो सकता है, बात समझ रहे हैं? नियत वाली बात समझ में आ रही है? ये होगा। इस तरह की कोई बात नहीं लिखी जाएगी कि जिससे देश के टुकड़े हो जाएं या देश नाराज हो जाए या भारत माता को नुकसान पहुंचे, उस कंसेप्ट को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो आप भावनाओं को समझ करके भी 20 से ज्यादा प्रश्न ठीक कर सकते हैं। तो 25-30 यदि आप करने की स्थिति में पहले से हैं और 20 प्रश्न अगर इस तरीके से ठीक हो सकते हैं तो आप तो बन गए। केवल आपकी नियत आपको अधिकारी बना सकती है। नियत ठीक कर लें। और नियत ठीक कैसे होगी? अंदर से ठीक होना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि वो लोग तो अंदर से ठीक नहीं है फिर भी बन गए, कुछ लोगों को हम जानते हैं, तो वो इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने रट ज्यादा लिया था और वो वाले प्रश्न ज्यादा कर गए जिनमें फैक्ट्स थे और वो थे। लेकिन यदि आप कम हैं, जैसे आप देखें
कि जो बड़े आदमी का बेटा होता है उसकी नौकरी लग जाती है, और जो बड़े ऑफिसर का बच्चा होता है वो भी चेक लगा करके कहीं अपने बच्चे को लगा देता है, और रईस आदमी को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने पिता का कारोबार संभाल लेता है। लेकिन गरीब आदमी को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। जो गरीब आदमी होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, या छोटे गांव में से पला बड़ा है, शिक्षा हिंदी मीडियम की और छोटी जगहों की है, तो ऐसे लोगों को अपनी पहचान बनानी पड़ती है, किसी नौकरी देने वाले व्यक्ति के निगाह में आना पड़ता है, ईमानदारी सिद्ध करनी पड़ती है, कर्म कौशल बताना पड़ता है कि मैं काम कितने अच्छे से कुशलतापूर्वक करता हूँ, स्किल डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर। और फिर वो कहीं काम करता हुआ दिखाई देता है और एंटरप्रेन्योर कोई होता है या ऐसा कोई व्यक्ति होता है, एम्प्लॉयर, उसकी निगाह पड़ जाती है उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है, तुम काम बड़ा अच्छा करते हो, कल से आ जाना, फिर तुम्हारी ये सैलरी होगी। ये करना पड़ता है। मुझे लगता है आप चूंकि निःशुल्क क्लास में पढ़ते हैं, आप यहाँ आते हैं, अगर आप समर्थ होते और बहुत बड़े पिता की संतान होते, बहुत रईस होते, तो आप दिल्ली गए होते, 2-4 लाख रुपए आप भी खर्च करते, वहाँ से जो मिलता नहीं मिलता तो नहीं मिलता, बात अलग है। आप चूंकि यहाँ आए हो तो मैं मानता हूँ कि आप उतने बड़े व्यक्ति की संतान नहीं है, उतने ज़्यादा फालतू पैसे आपके पास नहीं है। निश्चित रूप से आपका परिवार संपन्न भी होगा तो अपना घर चला रहा होगा, उसके पास इतने अतिरिक्त पैसे नहीं है, तो फिर आपको निगाह में आना पड़ेगा यूपीएससी की, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप किसी उन्माद में न पड़ें। जो बड़े बाप की संतानें हैं वो पैसा खर्च करके और किस तरीके से किन प्रश्नों को हल करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, खराब नियत होते हुए भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि वो घुस जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन आप नहीं घुस पाएंगे क्योंकि आपको कोई लेगा नहीं, क्योंकि आप बॉर्डर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जो 55 प्रश्न भी ठीक कर लें या 50 कर लें तो वो प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, लेकिन उनके 75 ठीक होते हैं। कितने ठीक होते हैं? 75 ठीक होते हैं। वो सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब तरह के लोग हैं, मेरे पास आते हैं। अच्छा, मुझे पूरी फीस दे के जाते हैं और बोलते हैं सर मैं सिर्फ 5 दिन आऊँगा, आपकी क्लास में नहीं बैठूंगा क्योंकि आप बहुत सारा प्रवचन देते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। ये सब सीखने की उतनी ज़रूरत नहीं है हमको। मैं अपना डाउट लेकर के अपनी आंसर राइटिंग दिखाने 5 दिन आऊँगा, पूरी फीस दे दी उन्होंने, फॉर्म भर दिया, पूरी फीस दे दी, और सर 4 बार से प्रीलिम निकल रहा है। मैंने कहा कितने ठीक हो जाते हैं? बोले 75-80 ठीक होते हैं, यानी 150 से कम नंबर नहीं आते। और सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? 98 पे। तो 98 पे सिलेक्शन होने के बाद आपके तो 150 आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, हर साल आते हैं, 4 बार से आ रहे हैं। पहली बार जरूर डाउट था कि होगा कि नहीं, लेकिन हो गया था। लेकिन अब 2 अटेम्प्ट बचे हैं। और किसी ने बताया कि आप लिखना बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो लिखना सीखने के लिए हम रोज आपकी क्लास में नहीं आ सकते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, पर आपसे गाइडेंस लेना है। मैं पूरी फीस पकड़ी है, पैसा बहुत है। आप स्पेशली मुझे टाइम दे दीजिए 1 घंटे का, आधे घंटे का, और मैं लिख के कुछ लाऊंगा, उसमें आप मेरी गलती बता दीजिए। ऐसे आते हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं है, 4-5 है। पिछले साल 4 थे, इस बार 5 है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो संडे से संडे आते हैं, या किसी दिन क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा लेते हैं हमारा। ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स पक्का है। पर कैसे पक्का है? क्या वो बहुत सदाशय था उनके अंदर? नहीं, वो समझ गए। दरअसल उनके घरों में ऐसा एटमॉस्फेयर है। कैसा एटमॉस्फेयर है कि कौन सा टिक लगाना चाहिए। आ रहा समझ में? उनको आर्टिफिशियली पता है। ये लोग कौन है? जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो भिखारी को पैसे देते हैं, जो दिखावा करते हैं।
चुनाव में खड़े होना है तो मंदिर चले जाएंगे, मंदिर मंदिर घूमते हैं ना नेता, चुनाव के लिए घूमते हैं, असली में मंदिर से कोई लेना देना नहीं है उनको, लेकिन चुनाव के दिनों में मंदिरों में चले जाएंगे। ये इस प्रकार के लोग हैं। और यूपीएससी आखिर इन लोगों को आइसोलेट कैसे करे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो इसलिए इंटरव्यू में भी जो बहुत अच्छा शातिराना ढंग से जो उत्तर देते हैं, वो क्या करते हैं, इधर तो वो सब मॉब लिंचिंग की सपोर्ट करेंगे, डेथ पेनल्टी का सपोर्ट करेंगे, मानवाधिकारों का हनन होना चाहिए, आपसपा लगे रहना चाहिए, इन लोगों के ऊपर तो आपसपा होना ही चाहिए, आपसपा हटाने की बात उनके सामने कर दो वो चिढ़ जाएंगे। लेकिन जब एग्जामिनर पूछेगा आपको क्या लगता है, आपसपा हटाना चाहिए, बिल्कुल सर हटा लेना चाहिए, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और इस प्रकार से पूरी बात ड्रामा है, क्योंकि उनका बाप भी घर में ड्रामा करता है, क्योंकि वो इतने पैसे रिश्वत के लेके आया है, बहुत पैसे रिश्वत के लाता है। और फिर जब भी कोई घर पे इस प्रकार के लोग आते हैं जो थोड़े ईमानदार हों या गरीब हों या इस तरह से, तो उनके सामने कहता है तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है, और गीता का फोटो लगा के रखेगा, भगवान कृष्ण का, अर्जुन को समझा रहे हैं, उसका फोटो उसके घर में जरूर मिलेगा। भ्रष्ट आदमी का ये जरूर मिलता है, उसको संतुष्टि मिलती है। बड़ा नाटकबाज होता है वो, उस नाटकबाजी को देख देख के बड़ा होता है वो बच्चा, डिप्लोमेटिक आंसर देना सीख जाता है। इंटरव्यू में बहुत सक्सेस होते हैं अधिकारियों के बच्चे, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, उनके बच्चे एथिक्स वाले पेपर को भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग फंस जाते हैं, जो टीचर के बच्चे होते हैं, साधारण लोग जिनके पिताजी ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, वो रिवॉल्यूशनरी हो जाते हैं, वहाँ आग बबूला भी हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में मैं सब कुछ कर दूंगा, उसको गरीब आदमी को मदद करने के लिए वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ये कर दूंगा। वो समझ जाता है हाइपर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और इंटरव्यू वाला उसको बाहर कर देता है, उसको मार्क्स नहीं देता। रिवॉल्यूशनरी रिवोल्टिंग किसी को पसंद नहीं आता है, ध्यान रखिए, आपके घर में भी पसंद नहीं आएंगे। आपके घर में भी आप रिवोल्टी बात करोगे, रिवॉल्यूशनरी बात करोगे, तो कहेंगे बड़ा रिस्की आदमी है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बदमाशी कर जाते हैं, इसलिए उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं। मार्क्स आने का कारण समझ में आ गया। पर आपको ये सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको अंदर से सच्चा बनना पड़ेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अंदर चालबाजी नहीं है, आपके परिवारों में वैसा माहौल नहीं है, आप जेन्युइन लोग हैं। और जो जेन्युइन होते हैं उनको जेन्युइनली अच्छा बनना पड़ता है, क्योंकि उनमें ड्रामा नहीं है, वो उसको समझ नहीं पाते। जो सबसे ज्यादा टैक्स चोरी कर रहा होता है ना, वो सबसे बेस्ट टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, पता है आपको। कर सलाहकार अगर किसी को बनना है तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छे से कर की सलाह दे सकता है जो टैक्स चोरी करना जानता है। बात को समझ में आ रहा है? उसकी सलाह सबसे अच्छी भी होगी। ठीक वैसे ही प्रीलिम्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार और प्रीएम्बल को पढ़ के उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं कैसा भी हूं, मुझे एग्जाम में क्या लिखना है, उसका दिमाग वहीं चलता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इन चीज़ों को, चारों को स्किप कर देते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं, इनकी मूल भावनाओं को नहीं समझते, और मार्केट में जो चल रहा होता है, अखबारों में जो आ रहा होता है, या मीडिया जो ट्रायल कर रहा होता है, या टेलीविजन चैनल पे हमको कोई चिक चिक के कुछ बता रहा है, तो हम उसके चक्कर में आ जाते हैं और एग्जाम में अपना करियर खराब कर लेते हैं। और वो तो बदमाश आदमी के तौर पर निकल जाता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माता पिता के बड़े खतरनाक विचार हैं, किसके प्रति, मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, पूरी पैट्रियार्कल सोसाइटी। अभी वुमेन्स डे निकला 8 मार्च, कितने आर्टिकल आए हैं उसके, देखा नहीं आपने? रोज रिवॉल्यूशन और वो गुलाबी क्रांति, तो में आप आर्टिकल पढ़िए। पैट्रियार्की इतनी गहरी है। पुलिस के बारे में आया, 7% महिलाएं पुलिस में है हमारी पूरे भारत में, 7%। और जनसंख्या में कितनी है? 50%। और जो 7% है उनकी कई बार नाइट ड्यूटी नहीं होती,
कई बार उनको महिला थाना बोला जाता है, महिला पुलिस के नाम पर उनको महिलाओं में लगाया जाता है। यानी डिस्क्रिमिनेशन कितना है। कोई अगर आईपीएस हो गई लड़की तो उसको कितने समय तक जो है एसपी बनाए रखा जाता है, 6 महीने साल भर ऐसे ही नाम मात्र के लिए उसको एसपी बना के रखते हैं, फिर ऑफिस में बिठा देते हैं उसको। तो डिस्क्रिमिनेशन कितना है, इसका मतलब पेट्रियार्की हावी है, पितृसत्तात्मकता हमारे देश में हावी है। और मैंने आपको 2 बताया था, वुमन एम्पावरमेंट कर दीजिए, दलितों का वो कर दीजिए, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दे दीजिए, इधर आप नौकरियों में उतना ही प्रतिशत में नौकरियों में ले लीजिए महिलाओं को, और फिर उनको अधिकार दे दीजिए। महिला कलेक्टर नहीं बनाते आपने, महिला कलेक्टर, इतनी सारी महिलाएं आईएएस अवार्ड हुए हैं या इतनी आईएएस आती हैं हर साल, आप देखना कितनी महिलाएं कलेक्टर हैं, आप फील्ड में जाकर के देखो। क्योंकि महिलाओं के साथ फिर वो जो नेता है ना, विधायक और मंत्री, और वो सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे ना पैसे की, नहीं आ रहा समझ में। वो तो दारू पीने के लिए बुला लेंगे पुरुष कलेक्टर को, तो रात को 8 बजे 10 बजे दारू शराब पीने के लिए बुला लेंगे, पार्टी कर लेंगे उसके साथ। और उसको ऑफर करते समय में भी उनको ये नहीं लगेगा, अगर वो ईमानदार होगा, मना करेगा तो मना कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन महिला अगर उखड़ गई तो फिर मंत्री जी का क्या होगा। हाँ, तो डर लगता है, इसलिए फील्ड में महिला कलेक्टर एसपी नहीं होंगे। आप बन जाइए आईएएस आईपीएस, आपको बनाएंगे नहीं, नाम मात्र के लिए बना देंगे, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। आप लिस्ट देख लीजिए ना मध्य प्रदेश की, उनका कार्यकाल देख लीजिए कितने कितने दिन के लिए बनाया है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो उस लेवल पे भी है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं घुसने देते, रुमा पॉल ने लिखा है, उन्होंने, जस्टिस रुमा पॉल के, उनके सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थी, उन्होंने सारे भेद खोल दिए हैं। 7 पाप लिखे हैं जस्टिस के, जजेस के, कि जजेस लोग 7 पाप कौन से करते हैं। ये 7 सिंस ऑफ जस्टिस, थोड़ा जजेस सर्च कीजिएगा, उसको मिलेंगे आपको। एक पाप ये भी लिखा है कि कोई पंक्चुएशन और कोई फुल स्टॉप नहीं आता, एक एक पेज का पैराग्राफ होता है। वो कहना क्या चाहते हैं, जब भी आदमी भटकाव लेना चाहता है, बेवकूफ बनाना चाहता है, गलत बात करना चाहता है, तो बड़े बड़े जजमेंट लिखता है, गुमराह करने वाली बातें लिखता है, फुल स्टॉप नहीं लगाता बहुत देर तक। इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। ये भी पाप है, बड़े फैसले लिखना, बड़े उत्तर लिखना भी, ध्यान रखिए। बड़े उत्तर भी नहीं लिखेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप पॉइंट लिखने के बाद तुरंत नया पॉइंट लिखेंगे, और फिर नया आइडिया, फिर नया आइडिया। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो जो कलम आपने जहां से जमाई है वहां से जो लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिख रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। खास करके बरकतुल्ला और आरजीपीवी और ये तो यही सिखाते हैं, यहाँ के भोपाल के हवा में है, यानी लंबे उत्तर लिखो, ज़्यादा कॉपी भरो, है ना। मैंने बच्चों से सुना, देखा भी है, और मुझे अजीब ढंग से देख रहे होते हैं कि ये ऐसा क्यों सिखाते हैं। हम यहाँ फिट नहीं होते इस सिस्टम में, हम अजीब हो जाते हैं। बाकी सारे सर तो महान हो जाते हैं बहुत, हम अजीब आदमी हो जाते हैं। भाई सिलेक्शन उससे नहीं होता, ध्यान रखिए। तो हम बताना जो आज चाहते हैं आपको, बहुत सीधा सीधा एग्ज़ाम है, साफ साफ एग्ज़ाम है, जिस काम के लिए आपको लिया जा रहा है। मैं बार बार उस पर इसीलिए आ जाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम भी वही है। आप सोचेंगे कि नहीं, आप सूचनाएं बताइए, फैक्ट्स बताइए, वो आप पढ़ लेना, बहुत कुछ है, नोट्स हैं हमारे, नोट्स में देख लेना, सब दिया है। बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत मटेरियल फ्री पड़ा हुआ है, बहुत इतना फ्री मटेरियल मिल रहा है। थोड़ा सा चेक करके उसको क्रॉस चेक करके पढ़िएगा, ध्यान रखिए। फ्री मटेरियल का थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने तैयार किया है वो अपलोड कर देता है, आप डाउनलोड कर लेते हैं, बीच में कोई उसको चेक करने वाला और वो नहीं है। तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आप 3-4 ऐसे जिन पर विश्वास नहीं है आपको, आपस में चेक कर लें, क्योंकि एक साथ सारे गलत नहीं होंगे। और फिर जो है उसको रिलायबल जगह जो है, फिर उस पर एक आध बार आप विश्वास कर लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर बाकी के जो उसके नोट्स हैं उस वेबसाइट के, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक आध बार तो चेक करना पड़ेगा आपको, क्रॉस चेक, ध्यान रखिए, नहीं तो चक्कर में आ जाएंगे। तो ये मिल जाएंगे आपको नोट्स वगैरह, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न आएंगे तो भी झुकाव उधर ही रहेगा,
मैंने कहा ना, कहीं वो परसेंटेज बिगाड़ देगा, कहीं संख्या बिगाड़ देगा, कहीं डेफिनेशन में कुछ कमजोरी ला देगा, इधर कर देगा उधर कर देगा, और कोशिश क्या करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आपके अंदर का इंसान निकालने की कोशिश की जाएगी, आपके अंदर की मानवीयता को निकालने की कोशिश की जाएगी। यानी मानवाधिकार के प्रश्न में ये प्रश्न नहीं होता है कि मानवाधिकार कानून कब बना और वो क्या कहता है और किसको बचाना चाहता है और किसको नहीं बचाना चाहता, ये नहीं होता। वो आपके अंदर से जानना चाहता है कि मानवाधिकार के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या किसी इंसान को अधिकार देना चाहिए या पुलिस फोर्स को दे दें या सरकार को दे दें, या उसके भी कुछ अधिकार हैं। और फिर यदि आप अंधभक्त हैं और मान लीजिए इस प्रकार के आदमी हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और सत्ता के बिल्कुल प्रमुख स्थान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको अगर आप फॉलो करते हैं और कहीं आपने जो है उस तरह का उत्तर दे दिया तो समझ जाएगा कि आप कौन है, उसको समझ में आ जाएगी। तो चूंकि वहाँ तो व्यक्ति चेक नहीं करता, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, तो आपका ऑप्शन जो है आपकी नियत बताता है कि आपने बी सेलेक्ट किया या सी सेलेक्ट किया। आपकी विल पावर को भी बताता है। आ गया ना समझ में? इसलिए अपने उस विल पावर को बनाइए, अपने अंदर से खुद को ठीक कीजिए, और जब भी कभी दुविधा हो कि ये सही है या ये सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिखिए। फंडामेंटल राइट्स के डिटेल्स हैं हमारे नोट्स में, बहुत अच्छा फंडामेंटल राइट्स को व्याख्या किया गया। आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 19 को इतने अच्छे से हमने उसमें बताया है कि मुझे उसके बराबर कोई नोट्स आज तक नहीं मिला। मैं खुद भी बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने जो नोट्स 2007, 8, 9 3 सालों में मैंने जो बनाए वो मैं उन्हीं से अभी भी अभिभूत हूँ, इम्प्रेस हूँ मैं उनसे। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद भी उन्हीं को देखता हूँ, स्पेशली पॉलिटिक। और मुझे नए सिरे से भी कहीं कुछ बात करनी होती तो मैं उन्हीं को पढ़ के जाता हूँ। उसके बाद हमने अच्छा बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे अच्छा नहीं बन पाया। कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनको बनाने का अपना एक मोड था, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी हैं, कुछ हिस्से हैं, इन्वायरमेंट के काफ़ी ठीक है। इकोनॉमी में भी आपने बड़ी बड़ी किताबें हैं, रमेश सिंह बोलता है, कोई डॉक्टर लाल की बोलता है, कोई दत्त सुंदरम, कोई क्या बोलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक खरीद लो, एक पहले बताया था आपको, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और एक हमारा नोट्स है, वो पर्याप्त है। किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, पर्याप्त है। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसको परीक्षा बहुत सरल हो जाएगी। अदरवाइज तो ये बहुत बेकार परीक्षा है, बहुत लंबा समय लेती है, कई 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करते हैं, उसके बावजूद नहीं होते, फिर वही भ्रमित करते रहते हैं सबको। दिल्ली में आप जाओगे तैयारी करने वाले लड़कों को, कभी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में देखोगे तो रात को तो शराब पी है, ऐसे ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बन भी जाते हैं कभी कभी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किताबों के बीच में शराब की बोतलें रखी रहती हैं और आंखें जो सूजी भी रहती, क्योंकि रात भर शराब पी है। सिगरेट अलग पीता जा रहा है और पॉलिश करा रहा है, और चाय अलग मंगवा रहा है। चाय मंगा रहा है जिससे उसको गाली दे के बात कर रहा है, पॉलिश जिससे करा रहा है उससे गाली दे के बात कर रहा है, और फोन पे लगा रहता है तो गाली दे के बात करता है। दिन भर गालियां देता रहता है, दिन भर सिगरेट पीता है, रात को शराब पीता है ना। एक आदमी को ऐसे को भी बनते हुए देखा हमने, बराबर सिगरेट पीता था, पढ़ता रहता था, ऐसे बन गया। हमने कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ उसका। उसके कमरे में ही नहीं जाते थे हम लोग, क्योंकि उसके कमरे में जैसे जाते थे तो एकदम सिगरेट की भयानक जो है वो धुआं होता था। पता नहीं क्या जुनून था उसका, कैसे बना। आप लोग मत शुरू कर देना, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसे ऐसे बच्चे जो है उनका कोई लेना देना नहीं एथिक्स से, भावनाओं से, कुछ नहीं है, और वो तैयारी कर रहे हैं। आप क्या प्रेरणा लेंगे उनसे? कचरा हो जाएगा आपका। अच्छे बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे होते हैं, लेकिन वो कोचिंग नहीं भी जाते तो भी बन जाते, क्योंकि वो बने बनाए। वो तो बनने ही थे, तैयारी है उनकी पूरी। वो तो कोचिंग इसलिए चले गए कि यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण मिलेगा, कुछ वहाँ पर
थोड़ा डिक्टेट करेंगे तो भी कुछ चीज़ें मिलेगी, या सर कुछ बोलेंगे कुछ सुनेंगे, 4 बात नहीं डलेगी कान में, कहीं काम आएगी लिखने में। बाकी तैयारी उनकी पूरी रहती है, वो ज़बरदस्ती क्रेडिट देते हैं उसको, कोचिंग वाले को। पूरी तैयारी है उनकी, कोई ज़रूरत नहीं है उनको कोचिंग की। कोचिंग इसको कहते हैं जिसमें बिल्कुल कोरा दिमाग आता है, इसको कुछ नहीं पता, हमसे पहली बार सिलेबस पूछते हैं और हम उसको बताते हैं कि निर्माण कैसे होता है आपका, एक मस्तिष्क कैसे बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनता है। ये होती है कोचिंग जिसमें ब्रेन वॉश किया जाता है, पूरी तरह से सोचना सिखाया जाता है, भावनात्मक निरूपण होता है, इसे कोचिंग कहा जाता है। ये है मेंटरिंग, ये है कोचिंग, कोच करना। वो तो डिक्टेट कराते हैं, टीचिंग है वो काफ़ी हद तक। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शब्द उनके लिए यूज़ करोगे तो टीचिंग है, बाकी तो टीचिंग भी नहीं है, क्योंकि डिक्टेट कराते हैं। डिक्टेट तो कई बार मॉनिटर करा देता है, सर दे जाते हैं मॉनिटर को, ये लिखवा देना बच्चों को, वो खड़ा खड़ा लिखवाता रहता है सबको, यही काम करते रहते हैं वो। तो इस चीज़ को समझिए, आप सही जगह आए हैं, केवल आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का जो झुकाव है वो कल्याण की तरफ, जनता की हमदर्दी की तरफ और उनके लिए कुछ करने का भाव जो है वो विकसित करना है, तो फिर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेस्ट में सभी लोग शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट दें और गलत नंबर न बताएं। ठीक है, शांति पर। और